हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बोला था, हम शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो थोड़ा सा पोर्शन सप्लाई का बचा हुआ है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं शेड्यूल 3 की तरफ। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ऑल्सो द बेल आइकन, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियोज दैट वी आर मेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो? नाउ वी आर स्टिल इन सप्लाई, हम लोग स्टिल सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सबसेक्शन 1 क्लॉज डी मतलब पूरा सबसेक्शन 1 जो है वो हमने कवर किया है वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। अब हम जो वीडियो नंबर 3 बनाने वाले हैं उसमें हम ये पूरा पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 1, activities and transactions specified in subsection in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authorities, important, as may be notified by the government on the recommendation of the council, shall be treated neither as a supply of good nor as a supply of service। मतलब ये क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 2 जो भी हम बात कर रहे हैं वो सप्लाई नहीं है, मतलब ये सप्लाई के एम्बिट से बाहर है। दैट मीन्स शेड्यूल 3 में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट मतलब इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे मतलब ऑब्वियसली इस पे हमारा जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी लगने के लिए उसको सप्लाई होना जरूरी है। नाउ क्लॉज ए को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? क्लॉज बी सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी बोल रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अगर ये लोग एज पब्लिक फिगर्स या एज पब्लिक अथॉरिटीज कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो जो है वो सप्लाई नहीं है और उस पर ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ट्रैवल करते हैं बाय रोड तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पब्लिक टॉयलेट्स हैं, राइट? नाउ ये जो पब्लिक टॉयलेट्स है बहुत बार यहाँ पे पे एंड यूज होता है। ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है उसने बनाया है पब्लिक टॉयलेट, और उसमें अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो सप्लाई के अंडर नहीं आएगा। सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सबसेक्शन 3, subject to the provisions of subsection 1 and 2, the government may, on recommendation of the council, by notification, specify the transactions that are to be treated as supply of goods, supply of service। मतलब क्या हुआ? मतलब जो गवर्नमेंट है उसने अपने हाथ में ये एक बेनिफिट ले रखा है कि वो बाय नोटिफिकेशन बता सकता है कि किसको हमको सप्लाई ऑफ गुड लेना है, किसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ऑल्सो किसको हम सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे वो भी सब गवर्नमेंट के हाथ में है। वो नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ भी चेंज कर सकता है। चलिए, तो हमने पूरा सप्लाई का डेफिनेशन कवर कर लिया है एक्सेप्ट फॉर सब सेक्शन 2 क्लॉज ए जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, विच इज शेड्यूल 3। नाउ शेड्यूल 3 का हेडिंग क्या है? शेड्यूल 3 का हेडिंग बोलता है activities or transactions which shall be treated neither as a supply of good nor as a supply of service। मतलब क्या हुआ? मतलब शेड्यूल 3 में जो भी एक्टिविटीज है, टोटल 6 है इन नंबर, वो सब सप्लाई नहीं। अगर सप्लाई नहीं है मतलब उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Point number 1, employer-employee relationship. Services by an employee to the employer in the course or in relation to his employment। मतलब
जो जो उसके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए अगर उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेट अस सी includes what all, let's see. First, amount from the employer to the employee on premature termination of contract. ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है एसजे क्लासेस, मैंने आपको हायर किया है एज माय एम्प्लॉय और मैंने आपके साथ एक 3 इयर्स का बॉन्ड साइन करवाया है कि 3 इयर्स के लिए आप मेरे एम्प्लॉय हो, ना ही आप मुझे छोड़ सकते हो ना ही मैं आपको छोड़ सकती हूँ। 1.5 साल बाद मुझे लगा कि मुझे आपको और काम पे नहीं रखना है, तो मैंने टर्मिनेट कर दिया। अगर मैंने आपका टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे आपको कोई कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। वो कॉम्पेंसेशन को भी हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में इन द कोर्स में ऐड किया है और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, सर्विसेज बाय casual workers to the employer who gives wages। ना बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें हम नॉर्मल वर्कर्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे हूँ, तो जो मेरे वर्कर्स हैं वो डेली वेजेस के बेसिस पे आ रहे हैं। तो अगर वो डेली वेजेस के बेसिस पे आ रहे हैं, जो कैजुअल वर्कर्स है, मतलब जब मुझे काम होगा तब वो आएंगे, तो मैं उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं बांध के रखती हूँ, मैं उनको डेली बेसिस पे वेजेस देती हूँ, वो भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। थर्ड, एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर hiring casual workers and employing them। ओके, लेट अस से मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैंने कुछ वर्कर्स को हायर करके रखा है, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। ये क्या है? ये मेरे कैजुअल वर्कर्स हैं। ठीक है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। लेट अस से कि एक बिजनेस है जो मेरा एसजे क्लासेस है, उसके लिए मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो मैंने इनको अप्रोच किया, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किया। अब मैं जो पेमेंट कर रही हूँ मैं इनको कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड को नहीं कर रही हूँ। सो इन दिस केस सिक्योरिटी गार्ड को कौन पेमेंट कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड को पेमेंट कर रहा है ये कंपनी, द कॉन्ट्रैक्टर। ये जो कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर रहा है वो भी, जो वो अपना सिक्योरिटी गार्ड को, मेरे सिक्योरिटी गार्ड को जो पेमेंट कर रहा है, वो भी इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है और जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। सो दिस इज अबाउट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। पढ़ते हैं। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल established अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब कोई भी कोर्ट या आपको ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है तो उसके लिए अगर कुछ चार्जेस ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रेंटल अग्रीमेंट बनवाना है, रेंटल अग्रीमेंट बनवा के मुझे उसका स्टैंपिंग करवाना है, तो जो मुझे उसको स्टैंपिंग करवाना है उसके लिए मुझे कुछ गवर्नमेंट चार्जेस, कुछ स्टैम्प ड्यूटी, कुछ गवर्नमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट चार्जेस मैं दे रही हूँ वो सारा जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। जब हम कोर्ट बोल रहे हैं तो कौन कौन से कोर्ट इसमें इंक्लूडेड है? इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, सभी इसमें इंक्लूडेड है।
सो कोई भी टाइप की सर्विस अगर ये तीनों कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जो भी चार्जेस ले रहे हैं दोज आर आउटसाइड जीएसटी, उसको हम सप्लाई नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ा ही सिंपल था। नेक्स्ट इज मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? लेट अस सी द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, members of state legislative, members of panchayat, members of municipality and members of other local authorities। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? members of parliament, members of state legislative, members of local authorities, members of panchayat, all these are included। members of municipality, all these people are included। अब वो लोग जो भी ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं इन देयर ओन कनेक्शन, मतलब उनके जो पोस्ट है उस पोस्ट के अगेंस्ट जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पोस्ट के लिए जो जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी जीएसटी के बाहर है। नेक्स्ट, द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट in pursuance of the provision of the constitution in that capacity। for example हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक पोस्ट ले रखे हैं और उस कैपेसिटी में जो भी वो काम कर रहे हैं और उसके लिए अगर उनको वो पेमेंट मिल रहा है तो वो भी जीएसटी के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल अब लेट अस से कि जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर ए, ठीक है, उनकी एक शॉप है और वो शॉप में कुछ टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं। लेट अस से वो बिस्किट्स बेचते हैं, अच्छा खासा शॉप है, बहुत बड़ा सारा, बहुत नामी बिस्किट्स है, वो बेच रहे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एग्जेम्प्ट है? एनी सर्विस प्रोवाइडेड और एनी गुड्स प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ए सिंस ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इट इज एग्जेम्प्ट? नहीं, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके कैपेसिटी में नहीं है, ये उनका जो मेंबर, ही इज नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन हिज ओन कैपेसिटी, वो अपनी पोजीशन के ऊपर वो नहीं कर रहे हैं, ये उनका जो बिजनेस है वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं कर रहे हैं, एज अ नॉर्मल पर्सन कर रहे हैं, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। बट जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं नेशन को, कंट्री को, वो सारी जो है वो जीएसटी के बाहर है। सिमिलरली ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन एज अ चेयरपर्सन or as a member or director of the body established by the central government or state government or local authority and who is not deemed to be an employee before the commencement of this clause। मतलब कोई भी चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है या मेंबर है ऑफ अ बॉडी, लेट अस से कि यहाँ पे एक कंपनी खोली गई है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उसके अंदर या तो एक चेयरपर्सन है या कोई मेंबर है या वो डायरेक्टर है और तीनों ही एम्प्लॉय नहीं है। अगर हम इनको कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी जीएसटी के बाहर है, इट इज नॉट अ सप्लाई। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड मेंबर्स। इसमें हम शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। So third that we have covered is with respect to government. A, functions performed by members। members में हमारे हो गए members of parliament, members of state legislative, members of local authority, members of municipality, members of panchayat, all these are included। वो लोग जो भी अपने कैपेसिटी में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन ड्यूटीज बाय एनी पोस्ट होल्डर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अगर कोई पोस्ट
कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो लोग अपने पोस्ट के ऊपर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। ड्यूटीज बाय मेंबर्स, डायरेक्टर्स, of an establishment which is owned by central government or state government or local authority, that will again be exempt. So this is point number 3 जो हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है. लेट्स गो अहेड. बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, अगर वो लोग अपने पोस्ट से हटके कोई और बिजनेस कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस पॉइंट. चलिए आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीज्ड, जो इंसान स्वर्ग सिधार गया हो. नाउ सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियन और मॉर्चरी. अब अलग अलग धर्म में हम जो इंसान दुनिया छोड़ जाता है उसको हम अलग अलग तरीके से उनकी जो बॉडी है उसको हम अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं. या तो उनको जलाते हैं, या उनको हम लोग दफन कर देते हैं, या क्रेमेटोरियम में हम उसको इलेक्ट्रिक उससे करते हैं. तो अलग अलग तरीके हैं. वो सारे ही तरीके जो सर्विसेज प्रोवाइडेड हो रही हैं वो सारी जो है वो एग्जेम्प्ट है, इंक्लूडिंग, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड. जब कोई इंसान का देहांत होता है उसको हम जो उसकी बॉडी लेके जाते हैं, तो बॉडी में बी इन अ कार, और जो जो व्हीकल्स रहते हैं वो स्पेसिफिक व्हीकल्स रहते हैं. तो जो वो व्हीकल्स सर्विस प्रोवाइड कर रही है टू टेक द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी जो है वो एग्जेम्प्ट है. वो जो पैसे ले रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है. जो इंसान चला गया उसके ऊपर क्यों जीएसटी ले, तो इसीलिए गवर्नमेंट उस पर उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया. नेक्स्ट इज इमूवेबल एसेट. ये मैंने पॉइंट जो है वो अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था. इसमें लिखा है सेल ऑफ लैंड फुल्ली एग्जेम्प्ट है. एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? इफ आई गिव यू द रेफरेंस और इफ आई रिलेट टू शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 बोलता है it is a supply of service if even ₹1 is received before receiving OC or CC from the authority. तो अगर हमने ये वाला क्लॉज जो है ये कवर कर लिया है, मतलब अगर हमने पैसे पहले ले लिए बिल्डिंग बनने के पहले, ओसी और सीसी लेने से पहले, तब तो उसको हम शेड्यूल 2 के हिसाब से पढ़ेंगे. अगर हमने पैसे नहीं लिए हैं तो सेल ऑफ बिल्डिंग भी एग्जेम्प्ट है. सेल ऑफ लैंड तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पर सेल ऑफ बिल्डिंग में ये वाला जो है ये कंडीशन लग गया है. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर नहीं हो रही है तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग भी एग्जेम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट में है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम. ना एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम होता है क्लेम टुवर्ड्स एनी डेट. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एफडी में पैसे रखे हैं, हम एफडी में पैसे रखे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जब मेच्योरिटी होता है वी कैन क्लेम द एफडी. एलआईसी, हम प्रीमियम भर रहे हैं, आफ्टर द प्रीमियम्स आई हैव द क्लेम ओवर द एलआईसी मेच्योरिटी अमाउंट. ये सारा क्या है? ये हमारा क्लेम है. जो हम कोई भी डेट के तरफ हम जब क्लेम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम. अब देर आर 3 more एक्शनेबल क्लेम्स, दैट इज योर लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग. ये तीनों जो है, अगर हमने लॉटरी में अगर कुछ पैसे जीते हैं तो ऑब्वियसली मेरा क्लेम है उस मनी पे, तो वो भी एक एक्शनेबल क्लेम हो गया. बेटिंग में मैंने पैसे जीते हैं या गैम्बलिंग में पैसे जीते हैं तो मैं वो पैसे को क्लेम कर सकती हूँ,
उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। लेकिन जो वो क्लेम मैं कर रही हूँ वो जीएसटी या उसको हम सप्लाई के एम्बिट से बाहर नहीं कर रहे हैं। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट इट इज अ सप्लाई। बाकी जो एक्शनेबल क्लेम है जैसे एफडी हो गया, एलआईसी हो गया, उसके जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो सब एग्जेम्प्ट है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। So these are the things 6 points which we cover under schedule 3. अब हमको कुछ सर्कुलर और नोटिफिकेशन देखने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो हमको पढ़ना पड़ेगा, वो है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से मेरा एक फैक्ट्री है गुजरात में, ओके। 2 और ब्रांचेस हैं उसके, ये मेरा एचओ है, हेड ऑफिस है। मेरा 2 और ब्रांचेस हैं, एक है केरला में और दूसरा है महाराष्ट्र में। नाउ मेरे पास एक वैन है, वो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वैन। मतलब जहां भी मेरा मशीनरी खराब होता है, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वैन जो है मेरा गुजरात से जाता है, केरला भी और महाराष्ट्र भी। नाउ इस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वैन में बोथ पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हैं और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के गुड्स भी हैं। नाउ ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वैन है वो मेरा केरला भी जा रहा है, वो महाराष्ट्र भी जा रहा है फ्रॉम गुजरात। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ कन्वेंस, जो कुछ भी हो सकता है। रेल भी हो सकता है, मेरा वैन भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज गोइंग टू केरल फॉर रिपेयर्स। आई एम प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम गुजरात और इधर भी रिपेयर के लिए जा रहा है। तो इन केस कोई इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो वो भी हमारा जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। ऑब्वियसली ये विदाउट कंसिडरेशन होगा। अगर कंसिडरेशन के साथ भी हो रहा है तो भी इफ इट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बिटवीन एसोसिएटेड पार्टीज और आई विल से बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ऑब्वियसली ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, एचओ है, और ये वाला हमारे ब्रांचेस हो गए, तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर रिपेयर्स एंड सर्विस का यहाँ पे प्रोविजन है तो वो जो है वो भी, ये जो कन्वेंस मोड ऑफ कन्वेंस है इस पे जो भी लग रहा है वो भी हमारा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। नाउ व्हाई आर दे एग्जेम्प्टिंग दिस टैक्स? क्योंकि जो शेड्यूल 1 है जिसमें हम विदाउट कंसिडरेशन की बात करते हैं, वो जो है उसमें जो भी आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं 1 2 3 4 जो भी आइटम्स है उसमें, उन सबको विदाउट कंसिडरेशन भी इसीलिए सप्लाई माना गया है क्योंकि उसमें टैक्स इवेजन होने का चांस है। और टैक्स इवेजन के साथ साथ क्या हो रहा है, जो भी हम लोग गुड्स दे रहे हैं बिटवीन रिलेटेड पार्टीज जो भी हो रहा था, जैसे मैंने आपको फ्लोर मिल का एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या हो रहा था, फॉर फर्दर सप्लाई अगर हो रहा है तो उसको हम जीएसटी के एम्बिट के अंदर ला रहे हैं। यहां पे जो है ये रिपेयर सर्विस है, देयर इज नो फर्दर सप्लाई। सिंस देयर इज नो फर्दर सप्लाई, इसको हम जीएसटी से बाहर रख रहे हैं। So this circular is very very important.
इसीलिए मैंने ये यहाँ पे डिस्कस किया है। एक और है, दैट इज ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर। जो जो लिकर होता है उसके जो ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है, लाइसेंस जो दे रही है फॉर लिकर, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, जो ग्रांट लाइसेंसेस दे रही है, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। सो विद दिस वी आर डन विद शेड्यूल 3 और हमने सप्लाई का डेफिनेशन भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई डाउट्स है प्लीज़ रीच टू अस। हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, दैट इज़ दिस। हम लोग ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम सब पे हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।